नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज हम देखेंगे शिवाजी के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, कि उन्होंने अपने राज्य को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शिवाजी ने अपना साम्राज्य एक्सपांड किया और कैसे उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो शिवाजी के प्रशासन में हमें अष्टप्रधान का स्वरूप देखने को मिलता है। अष्ट का मतलब होता है 8 और प्रधान का मतलब हुआ काउंसिल। सो इट वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अष्ट प्रधान 8 मंत्रियों का समूह था जो शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों को देखते थे। आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, पर इनकी स्थिति आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल से अलग थी। ये सभी मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे, ना कि जनता के प्रति। और आज क्या होता है, आज सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो अष्ट प्रधान होते थे उनकी सलाहकारी भूमिका होती थी मात्र। शिवाजी जो थे उन्होंने उस टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार की थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि वह पॉलिटिकली काफी मॉडर्न थे। आइए देखते हैं अष्ट प्रधान में कौन कौन हुआ करते थे। अगर किंग की बात की जाए तो उसके बाद सबसे बड़ी पोस्ट पेशवा की हुआ करती थी। पेशवा जो होता था वो एज अ प्रधानमंत्री एक्ट किया करता था। जैसा आप सभी को मालूम है कि देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन मराठा एम्पायर द हेड वाज किंग एंड ही यूज्ड टू अपॉइंट द पेशवा टू एडमिनिस्टर बेटर। ये जो पेशवा होते थे सामान्य प्रशासन के संबंधित सभी सैनिक एवं असैनिक कार्यों को देखते थे। इनकी विशेष भूमिका अर्थव्यवस्था से संबंधित होती थी। दूसरे नंबर पे बात करें तो आते हैं अमात्य। इन्हें मजमूअदार भी कहा जाता था। ये एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट करते थे। जैसे आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस टाइम पे अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आते हैं सचिव। इन्हें सुरुनवीस या फिर चिटनिस भी कहा जाता है। ये राजकीय पत्राचार का कार्य देखते थे कि कौन सी चिट्ठी किसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ लिखनी है, और तथा ये सारे कार्य वो शिवाजी के सलाह पर ही किया करते थे। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे मंत्री। इन्हें वाकिया नवीस भी कहा जाता था। ये राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करते थे, या फिर ये कहें कि ये किंग के जितने भी दैनिक कार्य होते थे, डेली रूटीन के वर्क को ये शेड्यूल किया करते थे। पांचवें नंबर पे बात की जाए तो आते हैं सर ए नौबत। इन्हें आप सेनापति भी कह सकते हैं, या फिर आर्मी लीडर कह लें, या फिर कमांडर इन चीफ कह लें। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था तथा सेना से संबंधित कार्यों को देखता था। सैनिकों की भर्ती करना, उनके वेतन का बंटवारा, सैन्य सामग्री की व्यवस्था आदि कार्य देखते थे। छठे नंबर पर देखें तो आते हैं सुमंत। इन्हें दबीर भी कहा जाता था। ये एज ए फॉरेन मिनिस्टर एक्ट करते थे। एनी फॉरेन इन्विजन, एनी फॉरेन अटैक, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशन वाज सीन बाय सुमंत। जितने भी विदेशी मामले थे उनकी देखरेख करना सुमंत का काम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यायाधीश। जैसे आज की डेट में चीफ जस्टिस होते थे, उस टाइम उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे तथा ये न्याय से संबंधित सभी मामले देखते थे। और लास्ट 8वें नंबर पे बात की जाए पंडित राव। ये पंडित राव सबसे बड़े पुजारी हुआ करते थे और ऑल द प्रीस्ट वर हेडेड बाय पंडित राव इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश रिलीजियस सेंटिमेंट इन हिज एम्पायर। और जितने भी धार्मिक मामले होते थे वह सभी पंडित राव देखते थे। तो ये थी अष्ट प्रधान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट रखा था। दक्षिण प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत। दक्षिण प्रांत की बात करते हैं तो इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र
एवं दक्षिणी कोंकण शामिल थे और यहाँ के प्रमुख अन्नाजी दत्तो हुआ करते थे। उत्तरी प्रांत की बात की जाए तो सूरत से पुणे तक का क्षेत्र उत्तरी प्रांत में आता था तथा यहाँ के प्रमुख मोरोपंत पिंगले हुआ करते थे। दक्षिण पूर्वी प्रांत की बात की जाए तो इसमें सतारा, कोल्हापुर इत्यादि आते थे तथा यहाँ के प्रमुख दत्ताजी पंत हुआ करते थे। अब शिवाजी ने क्या किया, अपने प्रांतों का विभाजन करके रखा था। उन्होंने कई स्टेप्स में उनको बांट के रखा था। तो देखते हैं प्रांत का प्रशासनिक विभाजन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो शिवाजी ने अपने प्रांत को 4 कैटेगरी में बांट रखा था ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सके। ये बिलीव नहीं करते थे कि केंद्रीय शक्ति के हाथ पे ही सब रहे, सो ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पावर। तो महाल जो था वो राज्य हुआ करता था, परगना प्रांत जो जिला था उसको तरफ कहा जाता था और जो गांव होते थे उन्हें मौजा कहा जाता था। तो महाल राज्य, परगना प्रांत, तरफ जिला, मौजा गांव। अब जितने भी परगना या प्रांत जो होते थे वो सभी सूबेदार के अंडर में होते थे और सूबेदार के ऊपर सर सूबेदार होते थे और ये सर सूबेदार क्या करते थे, कंट्रोल करते थे और सुपरवाइज करते थे सूबेदार को। जो प्रांत से छोटी जगह होती थी उसको तरफ या जिला कहते थे और ये हवलदार के अंडर में होते थे। तरफ से ये जिला से छोटी जगह जो होती थी उसे मौजा या गांव कहते थे। एंड दीज विलेजेस वर द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अब कोई कैटेगरी नहीं थी। विलेज लेवल पर कुलकर्णी जो होते थे वे अकाउंट का काम देखते थे और जो पाटिल होते थे उनके पास लीगल और पुलिसिंग पावर होती थी। अगर परगना लेवल की बात करें तो देश पांडे अकाउंट का काम देखते थे जबकि देशमुख के पास लीगल और पुलिसिंग पावर होती थी। आगे बढ़ते हैं और शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। शिवाजी की सेना के 3 प्रमुख अंग होते थे, पैदल सेना, अश्व सेना, घुड़सवार सेना कह लीजिए इसे, और तीसरी नौसेना। इसमें जो पैदल सेना होती थी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी। अश्व सेना, घुड़सवार सेना की बात करें तो ये 2 कैटेगरी में विभाजित थे। पहला पागा जिसे बारगीर भी कहते थे और दूसरा सिलाहदार। तो पागा और ये जो बारगीर होते थे ये शाही घुड़सवार थे, मतलब ये परमानेंट वहां रहते थे और जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। ये पागा शिवाजी के नियमित घुड़सवार सेना थी जिसे अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे तथा नियमित रूप से इन्हें वेतन प्राप्त होता था। और ये जो सिलादार होते थे ये युद्ध के समय कुछ समय के लिए ही अपनी सेवाएं देते थे और अपने स्वयं के अस्त्र शस्त्रों एवं घोड़ों का प्रयोग करते थे और बदले में उन्हें लूटे गए सामान का एक हिस्सा दे दिया जाता था। नौसेना की बात की जाए तो शिवाजी द्वारा नौसेना संगठन किया गया क्योंकि कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम 1658 में कल्याण विजय के बाद यहां पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। आगे चलकर कोलाबा शिवाजी की नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया। पैदल सैनिक में देखें तो पैदल सैनिकों को पायक या फिर पाइक कहा जाता था। नौ सैनिकों या फिर पाइकों का अधिकारी नायक कहलाता था। 10 नायकों का अधिकारी हवलदार कहलाता था। 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी जुमलादार कहलाता था। जुमलेदारों का अधिकारी एक हजारी कहलाता था तथा संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान सरे नौबत हुआ करता था। किलों की व्यवस्था की तरफ अगर रुख डालें तो किले की सुरक्षा के लिए 3 अधिकारी होते थे और ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, मतलब कोई किसी के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता था तथा ये सभी सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। सबसे पहले हवलदार जो होता था वह किले की आंतरिक प्रशासन की देखरेख करता था, किले के अंदर सारा काम देखता था। सरे नौबत ये किले की रक्षा के लिए जो सेना रखी गई थी उसका नेतृत्व करता था तथा उसे निर्देश प्रदान करता था। और सबनीस जो होते थे वह किले के अंदर जो सैनिक कार्य होते थे उनको छोड़कर शासन की देखभाल करता था, मतलब किले के अंदर असैनिक शासन की देखभाल करता था सबनीस।
आगे बढ़ते हैं और कुछ भू राजस्व व्यवस्था की ओर भी अपन देखते हैं। शिवाजी ने क्या किया था, अन्नाजी दत्तों के अधीन कई भूमि सर्वेक्षण कराए थे तथा जो अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था थी उनके आधार पर भू राजस्व व्यवस्था के लिए मापन प्रणाली को अपनाया था। मापन की इकाई काठी या फिर मुठा हुआ करती थी और 20 काठी बराबर 1 बीघा हुआ करता था। शुरुआत में भू राजस्व की दर 33% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। और जो ये भू राजस्व होती थी ये अनाज एवं नगद दोनों ही रूपों में ले लिया जाता था। मतलब आप अनाज दे दो तो भी मान लिया जाएगा या फिर कैश दे दो तो भी मान लिया जाएगा। जो बंजर भूमि हुआ करती थी वहां से शिवाजी बहुत कम राजस्व लिया करते थे। साथ में ही किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था की गई थी। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत बंदरगाह इत्यादि पर लगने वाली चुंगियां थी। शिवाजी ने एक और बहुत बड़ा काम किया था। शिवाजी ने जागीर सिस्टम को बंद किया था। शिवाजी एबॉलिश्ड जागीर सिस्टम। क्या होता था, जब कोई मुगल शासक किसी मिनिस्टर, सेनापति, सोल्जर से खुश हो जाता था तो भर भर की जमीन दान दे देता था। तो उससे क्या होता था, जो शिवाजी की वेल्थ थी वो ड्रेन आउट होती जा रही थी, संपत्ति की कमी होती जाती थी। और अगर ऐसा शिवाजी करते, ऐसा मुगल करते थे तो उनकी वेल्थ ड्रेन आउट होती जा रही थी। और शिवाजी जो थे वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव थे। सो ही एबॉलिश्ड दिस जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम में यही होता था कि जागीर दे दी जाती थी खुश होकर किसी एक व्यक्ति को। इन्होंने ये सिस्टम हटाकर उन्होंने कैश सैलरी देना शुरू किया। अपने सेनापति, अपने मिनिस्टर सभी को कैश पे करना चालू किया। आज भी होता है, दे आर गेटिंग सैलरी, जितना काम करो उतना पैसा लेकर जाओ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। पर अब भर भर के जमीनें, भर भर के पैसा नहीं दिया जाएगा। सो ही अबॉलिश दिस जागीर सिस्टम एंड स्टार्टेड कैश इन हैंड सिस्टम। इन्होंने जो वंशानुगत ऑक्यूपेशन वाला सिस्टम चलता था उसको भी इन्होंने खत्म किया था। शिवाजी ऑल्सो अबॉलिश्ड हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन पोस्ट। जैसे कोई मिनिस्टर मरा तो उसके बेटे को उसकी पोजीशन मिल जाएगी। जैसे कोई सेनापति का लड़का मरा, जैसे कोई सेनापति मरा तो उसके लड़के को सेनापति बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता था। अगर आपको उस जगह पहुंचना है तो आप मेहनत करो, उस काबिल बनो और वहां तक पहुंचो। इस तरह से देखा जाए तो शिवाजी बहुत अच्छा ही एडमिनिस्ट्रेटिव उनका सिस्टम था, बहुत ही अच्छा ये शासन देख रहे थे। लगान व्यवस्था की ओर देखें तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेश मुखी को बनाया था। ये एक प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, लगान हुआ करते थे। यह कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ की बात करें तो ये पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। ये शिवाजी के स्वयं के क्षेत्रों से नहीं लिया जाता था, बल्कि उनके पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, जिसमें उन्हें यह वचन दिया जाता था, हम आपके क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट नहीं करेंगे। यह उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था। सरदेशमुखी की बात करें तो यह शिवाजी के स्वयं के क्षेत्रों से लेते थे शिवाजी, तथा इसमें पूरी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा के बदले वसूला जाता था। तो इस प्रकार कुछ शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी और शिवाजी बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में उभरे थे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।